हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल AFCI। दोस्तों मैं अर्जुन। दोस्तों सबसे पहले तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही दुआ करूंगा कि सबका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए और किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आपको किसी ना किसी विभाग में आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं केवल आपको दो चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, केवल दो चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैंने RRB NTPC के लिए क्या तैयारी की, कैसे तैयारी की ताकि मैं स्टेशन मास्टर बन पाया। ठीक है, दूसरी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि इस बार जो आपके CBT 1, CBT 2, स्किल टेस्ट और मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इनकी जो प्रोसेस है लगभग कितने टाइम में हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में कि जो मैंने तैयारी की वो कैसे की। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कभी भी 1 या 1.5 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं तैयारी करनी कैसे है। जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने लगभग 2012 से, ठीक है, 2012 में मेरा सिलेक्शन हुआ था ITI में। ठीक है, मैंने फिटर से ITI की थी NCBT ट्रेड से। तो उसके लिए क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मुझे मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने कहा पढ़ने के लिए, तो मैंने उसके लिए पढ़ना चालू किया। ठीक है, अब जब मैंने पढ़ाई की तो एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हुआ और मुझे फिटर ट्रेड मिली। ठीक है, अब जब मैं ITI में गया तो वहाँ पे कई लड़के ऐसे थे जो जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। तो उन्हें देख के मेरा ही मन हुआ तैयारी करने का, तो मैंने भी तैयारी की। अब उसी टाइम पे क्या है कि रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भी निकले थे 2012 में। ठीक है, तो वो भी मैंने भर दिया फॉर्म। जब फॉर्म भरा तो उसमें भी मेरी जॉब लग गई। ठीक है, तो आपको ये बात सुन के थोड़ा अजीब भी लगे और शायद हंसी भी आए कि आज जहाँ मैं स्टेशन मास्टर हूँ धौररा स्टेशन पर, वहीं मुझे ट्रैकमैन की पोस्ट भी मिली थी। ठीक है, तो मैंने केवल 10 दिन जॉब की थी, इसके बाद मैंने छोड़ दी थी जॉब और मैंने उस पर रिज़ाइन दे दिया था। ठीक है, जब मेरी रेलवे ग्रुप डी में जॉब लगी थी उसके बाद मुझे समझ में आया कि मुझे ट्रैकमैन की पोस्ट क्यों मिली, पॉइंट्समैन की पोस्ट क्यों नहीं मिली। तब मुझे तैयारी का मतलब समझ में आया था कि तैयारी क्या करनी है और कैसे करनी है और कैसे अपनी तैयारी को अच्छा करना है। ठीक है, तो तैयारी के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने जो मेरा जो स्टडी का जितना भी मटेरियल था मैंने उसे 4 हिस्सों में बांट दिया था। ठीक है, जी की अलग तैयारी करनी है, साइंस की अलग तैयारी करनी है, मैथ की अलग और रीजनिंग की अलग। ठीक है, तो इनकी तैयारी कैसे की, सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग में क्या है दोस्तों, आपको ये आप सभी ने देख लिया है कि अब जो पेपर हो रहे हैं उनमें जो रीजनिंग आ रही है तो लगभग आधे से ज़्यादा रीजनिंग ऐसी है जो किताबों से बाहर आ रही है। लेकिन दोस्तों मैं ये कहूँगा कि ये रीजनिंग किताबों से बाहर नहीं आ रही है, सारा का सारा रीजनिंग का मटेरियल बुक से ही है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की भाषा थोड़ी सी चेंज होके आ रही है और वही भाषा में कई सारे कैंडिडेट्स घूम रहे हैं कि क्वेश्चन अलग आया है और ये अफवाह उड़ा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो रीजनिंग में क्या करना है आपको, रीजनिंग दोस्तों देखो सिंपल सी है, अगर आपका दिमाग चलता है तो आपके लिए रीजनिंग आसान है, वरना कुछ नहीं है। ठीक है, तो रीजनिंग सिर्फ मांगती है प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए रीजनिंग लगाना उतना ही आसान होगा। तो मैं ये कहूँगा जो बुक मैंने बताई हैं और जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप वो बुक ले लें या फिर अपने आसपास की किसी दुकान से परचेज़ कर लें और उन्हीं बुक को लगाएं। और इसके अलावा इंटरनेट पर ध्यान रखना है आपको, इंटरनेट पर पजल वगैरह के क्विज़ होते हैं, रीजनिंग के क्विज़ होते हैं, आप उन क्विज़ को खेलें, उन्हें सॉल्व करें ताकि आपके दिमाग में रीजनिंग का हर प्रकार का क्वेश्चन बैठ जाए और उन्हें सॉल्व करने के तरीके आपको आने लगें। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ की। मैथ और रीजनिंग को अगर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर आपको मैथ अच्छी आती है तो कॉमन सी बात है आपकी रीजनिंग भी अच्छी हो सकती है, अगर आपको रीजनिंग अच्छी आती है तो आपकी मैथ भी अच्छी हो सकती है। ठीक है, मैथ के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ, आपको हमेशा याद रखना है, जो सवाल सिर्फ फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं, ठीक है, उनके फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं। जैसे कि मैंसुरेशन के जो फॉर्मूले होते हैं उन्हें याद करना ही पड़ता है, वरना सवाल नहीं कर सकते आप उनके। इसके अलावा 1-2 चैप्टर और हैं जिनमें फॉर्मूले लगते हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितने भी सवाल हैं उनके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, जो मैथ फर्स्ट की बात की जाए, देखिए मैथ सेकंड मांगती है फॉर्मूले, मैथ फर्स्ट मांगती है ये कि आप सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। मैथ फर्स्ट के लगभग 90% सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें आप बिना किसी फॉर्मूले के सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एक लॉजिक से, अपने दिमाग से अपने सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ के लिए मैंने यही किया था। मैंने क्या किया था, मैंने एक नियम बना लिया था कि अब पेन कम से कम यूज़ करना है, जितना हो सके दिमाग में ही सॉल्व करना है। ठीक है, और फॉर्मूले कम से कम लगाने हैं। तो इस तरीके से मैंने सॉल्व किए तो
प्रैक्टिस सेट लगाता गया, उनमें अपना ये तरीका अप्लाई करता गया, धीरे धीरे मैथ अच्छी हुई। ठीक है, इसके अलावा जो सवाल फॉर्मूले से ही होते हैं उन्हें आपको फॉर्मूले से ही करना है। उन्हें आपको बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है कि नहीं ऐसे मैं बिना फॉर्मूले के करूँगा। जितना आप भटकेंगे सवाल आपको उतना भटकाएगा। ठीक है, तो मैथ के लिए आप एक ही तरीका याद करें, हमेशा जो सवाल फॉर्मूले से उन्हें फॉर्मूले से ही करना है, और जो सवाल आप बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं उन्हें बिना फॉर्मूले के ही करें। अब इसके अलावा मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑप्शंस के थ्रू जो आपको सवाल में ऑप्शंस दिए रहते हैं उनके अकॉर्डिंग आप आंसर कैसे लगा सकते हैं, इससे कि आपको सवाल सॉल्व भी ना करना पड़े और आपका आंसर भी सही हो जाए। ठीक है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, वो जल्दी वीडियो में डालूंगा अब यूट्यूब पर। अब इसके अलावा बात की जाए साइंस की। दोस्तों साइंस में ज़्यादा नहीं है, साइंस में 3 पोर्शन है केवल, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी थी, मैंने इसमें कंप्यूटर साथ में याद किया था। मैंने कंप्यूटर को साइंस के साथ याद किया। ठीक है, साइंस में आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है साइंस में। साइंस के लिए आप स्पीडी की बुक से पढ़ लें या फिर अरिहंत की बुक से पढ़ लें। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि स्पीडी की बुक से कुछ नहीं आ रहा है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, स्पीडी की बुक से लगभग सारी साइंस आई थी। मैं फिर वही कहूँगा कि सिर्फ क्वेश्चन की भाषा घुमा के दी हुई थी। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन की भाषा घुमा के दी थी। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पौधों में जल का संवहन कौन करता है। पौधों में जल का संवहन कौन करता है, सबको पता होगा जाइलम। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो मैं आपको हिंदी में दे दूं, तो जाइलम को हिंदी में दारू बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए कि पौधों में जल का संवहन कौन करता है, ऑप्शन में जाइलम की जगह दारू दिया हो, तो आधे से ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें यही नहीं मालूम है कि जाइलम को ही दारू कहते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसे में कैंडिडेट्स ये बोलें कि क्वेश्चन किताब से हट के आया था, तो ये उनका कहना गलत है। क्वेश्चन वही है, सब वही है, बस क्वेश्चन की भाषा को थोड़ा घुमाकर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो साइंस के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, जो बुक मैंने बताई है उसी से पढ़ें। इसके अलावा आप एक काम करिए, मेरे पास एक बुक है जीनियस पब्लिकेशन की एक बुक है साइंस की। ठीक है, इसमें साइंस की 3 पोर्शन है और साथ में कंप्यूटर भी है। अगर आपको ये बुक मिल जाए, जीनियस पब्लिकेशन की है, तो इसे ज़रूर खरीद लें। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, मुझे वो बुक मिली नहीं है। अगर मुझे मिलती है तो मैं उसकी लिंक ज़रूर दे दूँगा आपको। इस बुक से मेरे एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन फंसे थे साइंस के। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं थे जो क्वेश्चन साइंस के ना आए हों, सारे के सारे क्वेश्चन जीनियस की साइंस की बुक से ही आए थे। तो ये तो हुई साइंस के बताया जाए जीके पे। दोस्तों जीके के बारे में आप सभी जानते हैं, जीके आप जितना पढ़ें उतना कम है, जीके कभी ख़त्म नहीं होती। तो जीके के लिए मैं यही कहूँगा कि आप बुक्स से तो पढ़ें ही, इसके अलावा इंटरनेट पर डे कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। एक हिंट देता हूँ, सपोज करिए कि नोट पर डे आप पैसा तो देखते ही देखते होंगे, तो नोट के बारे में पढ़िए कि नोट कैसे हैं, कब आए, पहली बार कहाँ चले, कब कैसे, कौन सी स्याही यूज़ होती है, किस पेड़ से बनते हैं, इन सब के बारे में। इसके अलावा पेन जिसका आप यूज़ कर रहे हैं, तो पेन के बारे में पढ़िए, कौन है इसके आविष्कारक। ठीक है, आप ईयरफोन लगाते हैं तो ईयरफोन के बारे में पढ़िए कि ईयरफोन के आविष्कारक कौन है, किस देश में बनी। मेरा मतलब जितना हट के पढ़ेंगे आपको उतना ही फ़ायदा है, पेपर में उतने ही क्वेश्चन आपके फंसेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात की जाए कि ये तो होगा मेरे 4 पोर्शन जो मैंने तैयार किए थे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने सिर्फ यही तैयारी की थी इन्हीं पोर्शन के थ्रू। बस मैंने क्या किया, इन 4 पोर्शन को इतना स्ट्रांगली तैयार किया था कि मैं जानता था कि ग्रेजुएट लेवल से एनटीपीसी का पेपर तो पक्की बात है सरल तो आने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। अगर कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, जैसे एक हिंट देता हूँ कि मान लीजिए आप पौधे से संबंधित हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हार्मोन पढ़ लिए कि ऑक्सिन का काम क्या है, इसके अलावा एंथ्रोसाइनिन वगैरह हो गए, जिब्रेलिन हो गया, ठीक है, साइटोकाइनिन हो गया, पढ़ लिया आपने। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यही नहीं पढ़ना है कि इन हार्मोन से क्या होता है। एक बार इन हार्मोन का नाम गूगल पर सर्च कर लीजिए और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हो सकता है आपने सिर्फ इतना ही याद किया हो कि इस हार्मोन का काम क्या है, हो सकता है उस हार्मोन से रिलेटेड कुछ और पूछ लिया जाए। तो ऐसे में ये गलती आप ही की मानी जाएगी कि आपने उस चीज़ के बारे में कंप्लीट नहीं पढ़ा। ठीक है, और फिर तो दोस्तों देखो ये ऐसा है, आप सब जानते हैं कि अगर 100 नंबर का पेपर आना है तो देखिए इतना होशियार कोई नहीं होता है कि उसके 100 में से ही 100 आ जाएँ। 100 क्वेश्चन किसी को नहीं आते। ठीक है, सबके क्वेश्चन छूटते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होता है कि जो कट ऑफ जाए वो 100 नंबर से ज़्यादा चली जाए, कभी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि जो मैंने तैयारी की वो जो मैंने बुक्स बताई हैं उनसे की है, और जो तैयारी का तरीका बताया है सिर्फ उतना ही किया है। मैंने कभी भी 1-1.5 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। कभी कभी तो पढ़ता ही नहीं था, खूब मैंने मोबाइल चलाया है दम से, पढ़ाई को कम ही टाइम देता था। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस सेट को जितना टाइम देता था उतने टाइम में
पूरे मन से मैं प्रैक्टिस सेट लगाता था और उस प्रैक्टिस सेट का पूरा सॉल्यूशन भी करता था। और जैसा कि मैंने बताया कि एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन होते हैं उन चारों ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ फैक्ट याद करता था। तो मैं ये कहूँगा आप भी प्रैक्टिस सेट के मामले में आप लोग मेरा तरीका ज़रूर अपनाएं। ये तरीका आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, ना ही इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। अब कुछ लोग होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैंने इनसे तैयारी की है कि नहीं की है। तो दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे झूठ बोल के कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं आपको सच बोल दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो फैक्ट है, जो मैंने किया है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों आज की वीडियो में हम दूसरी बात करने वाले हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि आपका इस बार जो पेपर होगा एनटीपीसी का, तो पेपर से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल कट ऑफ तक आप लोगों का जो प्रोसेस है वो कितने टाइम में पूरा होगा। ठीक है। तो इसके बारे में आपको पहले मैं बता दूं कि जो हमारा प्री एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, ठीक है, हम लोगों का नोटिफिकेशन तो आया था 2015 में। हम लोगों का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 28 मार्च से 3 मई 2016 में। ठीक है। और जो हम लोगों का रिजल्ट आया था वो रिजल्ट आया था हम लोगों का 6 दिसंबर को। ठीक है। आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि जो रिजल्ट आया था वो कैसा आया था। इसमें अगली स्लाइड में अगर आप देखें तो इसमें मेरा रोल नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि जो प्री हुआ था कितनी तारीख को, 28 से लेकर 3 मार्च तक, और जो हम लोगों का रिजल्ट आया वो कितनी तारीख को आया, 6 दिसंबर को। ठीक है। मतलब कुल मिला के 6 से 7 महीने बाद आया था रिजल्ट। ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोगों का मेंस हुआ था वो हुआ था 17 जनवरी से 19 जनवरी 2017 में। ठीक है। अब ये पेपर जो हुआ इसका रिजल्ट कब आया, तो इसका रिजल्ट आया था 31 मई को। ठीक है। अब जनवरी से मई तक फिर कितने महीने हो गए, लगभग 4 से 5 महीने हो गए। ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो CBT 1 के रिजल्ट में 7 महीने लगे और CBT 2 के रिजल्ट में 5 महीने। और ये भी आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, इसमें मेरा रोल नंबर भी है नीचे। ठीक है। तो लगभग रेलवे ने 1 साल लगा दिया सिर्फ प्री और मेंस एग्जाम कराने में। ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग के स्किल टेस्ट हुए थे, ठीक है, तो जो सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट हुआ था वो हुआ था 29 जून 2017 को, और उसके जस्ट एक दिन बाद 30 जून 2017 को हुआ था साई को। ठीक है। और जो इसका रिजल्ट है वो आ गया था 11 अगस्त को। ठीक है। मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लिया, सिर्फ 1.5-2 महीने में रिजल्ट आ गया था। ठीक है। स्क्रीन पर आपके सामने शो कर रहा होगा रिजल्ट। ठीक है। अब इसके बाद बात की जाए कि ये तो हो गया साइको के बाद आ जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डेट थी वो थी 28 अगस्त से 15 नवंबर तक, और इसका जो रिजल्ट आया था वो आया था 10 नवंबर 2017 को। मतलब अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे 2015, 16 और 17, ठीक है, इतना टाइम लग गया सिर्फ CBT 1, CBT 2 स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते कराते। इसके बाद 2018 में फरवरी के महीने में हम लोगों को ट्रेनिंग पर भेजा गया था ZRTI चंदौसी में। ठीक है। तो कहने की बात यह है कि पिछले साल के पेपर में कितना टाइम लगा, 3 साल। अब मैं बता दूं इस बार, ये आप भी जानते हैं कि रेलवे इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं करा सकता है कंप्लीट। ठीक है। क्योंकि जो फॉर्म है करोड़ों में भरे जा रहे हैं, तो पक्की बात है रेलवे को थोड़ा टाइम लगेगा सारी प्रोसेस को कराने में। तो लगभग इस साल कम से कम 1 साल तो लगने वाला है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, आपको CBT 1 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने मिलेंगे और CBT 2 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने मिलेंगे। तो इतने टाइम में आपको तैयारी अपनी परफेक्ट करनी है। हर हालत में आपको अपनी तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि आप आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके अपनी तैयारी को टाइम दें, अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आप एक बार में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएँ और नंबर इतने ज़्यादा लाएँ कि आपको ये टेंशन ही ना रहे कि मेरिट में हो पाएगा सिलेक्शन की नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार फिर सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।